चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। कल हम आपको जो है पढ़ा दिए थे चैप्टर नंबर 6, सॉरी आपको प्रश्न नंबर 6 तक पढ़ा दिए थे। ठीक है, आपको बताए थे 6 प्रश्न आपको उसमें उस वीडियो में आपको बता दिए थे। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न आपका है 7वां नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हुए, क्योंकि समय आप गंवाना जरूरी नहीं है क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है। ठीक है, चलिए आपके बोर्ड एग्जाम के नजरियों से हम जो है बहुत ही जल्दी जल्दी वीडियो ला रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला नंबर प्रश्न आपका है प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं, पहला नंबर। देखिए 2 नंबर इतना आसानी से आपको नहीं देगा, बार बार हम यही कहते हैं। देखिए क्या कहा, अगर एग्जामिनर को ये भी पूछना चाहिए था ना प्रतिरोध किससे कहते हैं, बस इतना पूछ देता काम हो जाता। लेकिन ये देखिए कितना किया है, ये क्या काम किया है, लिखा है प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखे, प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखे, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। वाह रे एग्जामिनर, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न पूछ दिया है और कितना लंबा चौड़ा प्रश्न पूछ दिया है। पहला नंबर पूछा है प्रतिरोध किसे कहते हैं। देखिए प्रतिरोध किसे कहते हैं, उसके बाद पूछ दिया है प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखे, उसके बाद पूछ दिया है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब यह है एक तीर से डबल शिकार, एक तीर से डबल शिकार आप सुने होंगे, लेकिन अब इसमें क्या हो गया, एक तीर से ट्रिपल शिकार हो गया। 3 प्रश्न पूछ दिया है। पहला नंबर पूछा है प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहेंगे, तो प्रतिरोध किसे कहेंगे याद रखिएगा। प्रतिरोध किसे कहेंगे तो इसमें आपको लिखा है चालक का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध किया जाता है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। कहने का मतलब यह है प्रतिरोध, अब जो हम बोल रहे हैं वो सुनिए। ठीक है, आपके बुक में लिखा हुआ है, लेकिन अब हम आपके सामने प्रश्न है तो उसमें लिखा हुआ, आप उससे कोई लेना देना नहीं कि जो हम बोल रहे हैं वो सुनिए। ठीक है, प्रतिरोध किसे कहेंगे जब किसी चालक के जब किसी चालक से, ध्यान दीजिएगा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब किसी चालक से, मान लीजिए क्या चालक आपका, या क्या आपका चालक, जब किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है, मान लीजिए धारा प्रवाहित हो रही है, ये क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जब किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो धारा के मार्ग में डाला गया रुकावट, धारा के मार्ग में डाला गया रुकावट को ही क्या कहते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। आप कभी कभी देखे होंगे, सुने होंगे कि कभी कभी आप घरों में भी देखे होंगे लाइन नहीं आता है, किसी तार से लाइन नहीं आता होगा, तो क्या हो गया, तो उसके मार्ग में तो क्या हो गया कि जो है करंट के मार्ग में क्या होगा, तो जो है करंट के मार्ग में, सॉरी धारा के मार्ग में क्या हो गया, तो रुकावट हो गया था, है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा किसे कहेंगे, तो प्रत्यावर्ती धारा किसे कहेंगे जब किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो धारा के मार्ग में डाला गया रुकावट को ही क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं एसआई मात्रक क्या होता है। लिखिएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखिएगा विभवांतर बटे धारा, सॉरी अभी प्रतिरोध का मात्रक बताए थे कल ही के वीडियो में, आपको क्या बताए थे, प्रतिरोध का मात्रक ओम बताए थे, याद है, यदि याद है तो ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चलिए इतना याद रखिएगा, ज्यादा होशियार है तो एक चीज और याद कर लीजिए, विभवांतर बटे धारा, ज्यादा होशियार है तो याद कर लीजिए विभवांतर बटे धारा। ठीक है, प्रतिरोध का कितना मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक 2 होता है, एक कौन सा होता है, एक ओम होता है, एक ओम होता है और दूसरा क्या होता है, विभवांतर बटे धारा। ठीक है, चलिए देखिए पहला नंबर तो पूछा था कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, उसके बाद पूछा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखे, तो प्रतिरोध किसे कहते हैं ये तो हम सॉल्व कर लिए। प्रतिरोध का मात्रक हम क्या होता है वो भी हम आपको बता दिए। अब पूछा है कि प्रतिरोध का मात्रक किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो लिखिएगा चालक की लंबाई पर, चलिए लिखिए कॉपी में, पहला नंबर कारक लिखिएगा कि प्रतिरोध जो होता है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो पहला लिखिए चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर पहला कारक हो गया। चलिए दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिएगा
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है। तीसरा लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। चलिए चौथा लिखिएगा चालक का तापमान पर, चालक के तापमान पर। तो याद रखिएगा प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला आपका निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, दूसरा करता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा करता है पदार्थ की प्रकृति पर, और चौथा आपका जो है किसके ऊपर कारक कार्य करता है, तो चालक का तापमान पर, चालक का तापमान पर। पहला किसके ऊपर निर्भर करता है, चालक की लंबाई, दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, तीसरा पदार्थ की प्रकृति, और चौथा चालक का तापमान। चलिए चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है विद्युत लैंपो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों होता है। विद्युत बल्ब, जो आपको इससे पहले जो आपको चैप्टर पहला प्रश्न बताए थे, उसमें बल्ब का फिगर बनाए थे या नहीं बनाए थे, बनाए थे मित्रों, बनाए थे, ठीक है। चलिए बनाए थे, फिर हम बल्ब का चित्र बनाते हैं, तब आपको समझाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा जब बल्ब बना रहे हैं, ठीक है। चलिए ये बल्ब हो गया, देखिएगा देखिए बल्ब बन गया। चलिए ये बल्ब बन गया, तो ही क्वेश्चन को बहुत बढ़िया समझिएगा, ठीक है। चलिए पहला मैंने पूछा है विद्युत लैंपों के तंतुओं में, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। 100 वाट का बल्ब देखे हैं, जो कि आज से कम से कम 10 वर्ष पहले, यानी 5 से 6 वर्ष, ज्यादा वर्ष पीछे जो है पीछे ले जाते हैं, 5 ही वर्ष पीछे जाइए, और अभी भी वो बल्ब प्रयोग होता है। पहले आता था वो बल्ब 10 रुपया में, और अभी शायद 15 टका या 20 टके में मिलता है वो बल्ब, ठीक है। 100 वाट का होता है, कितना वाट का होता है, तो 100 वाट का वो बल्ब होता है, देखे भी होंगे वो बल्ब को, आप देखे भी होंगे, है ना। 100 वाट का वो बल्ब होता है, ठीक है। तो अब वो बल्ब को देखे वो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है। आप तो इसी पीढ़ी के होंगे, है ना, बाबा आदिम काल के तो नहीं होंगे, आप देखे भी होंगे। चलिए ये क्या होता है, ये टंगस्टन होता है, ये टंगस्टन को आप देखे होंगे, वो बल्ब में ये टंगस्टन लगा होता है, आप देखे होंगे। इस प्रकार का क्या होता है, तो इस प्रकार का जो है टंगस्टन होता है, इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार का टंगस्टन होता है, टंगस्टन होता है। तो वही कहा जा रहा है कि विद्युत बल्ब के लैंपों में, विद्युत बल्ब के लैंपों में इस टंगस्टन का ही क्यों प्रयोग किया जाता है। अरे बाबा, और कुछ दूसरा चीज का भी तो इसमें प्रयोग किया जा सकता था, इसका ही प्रयोग क्यों किया जाता है। आप देखे होंगे 100 वाट के बल्ब में लगा हुआ रहता है इस प्रकार से, आप देखे भी होंगे, छोटा छोटा जो बहुत महीन रहता है बना हुआ, है ना, जो कि उसी के कारण जो रोशनी होती है, ठीक है। तो ये जो होता है टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, तो सुनिएगा क्या लिखा है, समझिए, आपको समझाते हैं। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ही अधिक होता है। इसका जो गलनांक होता है, यह टंगस्टन का गलनांक जो होता है बहुत अधिक होता है। गलनांक क्या होता है, तो गलनांक क्या होता है, गलनांक अधिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। गलनांक अधिक होता है, गलनांक कितना होता है, 34,000 गलनांक होता है। 34,000 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तो गलनांक होता है, किसका, टंगस्टन का। कभी कभी पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो 34,000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद या बिना गले 27,000 डिग्री सेल्सियस का श्वेत तप्त ताप पर प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि टंगस्टन का प्रतिरोधकता कम है, टंगस्टन का प्रतिरोधकता क्या होता है, तो कम होता है। इसका जो प्रतिरोधकता होता है, इसका जो ये बना होता है, इस प्रकार से जो बना होता है, इस प्रकार से जो मोड़ा होता है, इस प्रकार से जो मोड़ा होता है, ये क्या होता है, जो इस प्रकार का मोड़ा जो होता है,
तो इसका प्रतिरोधकता बहुत ही कम होता है। इसका प्रतिरोधकता क्या होता है, तो बहुत ही कम होता है। इसलिए पतला और लंबा तार कुंडली के रूप में लेना पड़ता है ताकि प्रतिरोध अधिक हो और ऊष्मा अधिक उत्पन्न हो। कहने मतलब यह है, और इसको बहुत ही लंबा लिया जाता है, महीन तार का लिया जाता है और बहुत ही लंबा लिया जाता है। महीन तार का लिया जाता है, कभी कभी जब बल्ब टूटता होगा देखे भी होंगे, बहुत ही लंबा वो निकल जाता है ना, बहुत ही पतला होता है, बहुत ही पतला होता है। इसलिए जो है, इसलिए बल्ब के फिलामेंट, इसलिए बल्ब में जो है टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक अधिक होता है, गलनांक अधिक होता है और इसका प्रतिरोधकता बहुत ही कम होता है, प्रतिरोधकता बहुत ही कम होता है, जिसके कारण बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है घरेलू, सॉरी एक बात देख लीजिए, थोड़ा सा बता देते हैं। इस प्रश्न को बताने का कोई जरूरत नहीं था, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर जान लीजिए। देखिए इसमें पूछा जा रहा है सेल खुला स्विच प्रतिरोध एवं आमीटर के लिए संकेत लिखे। कहने मतलब यह है स्विच का फिगर कैसे बनेगा, है ना, खुला सेल का कैसे बनेगा, प्रतिरोध का कैसे बनेगा, आमीटर का कैसे बनेगा। तो सेल का कैसे बनेगा, तो सेल का जो इस प्रकार से सेल बना दीजिएगा, एक बड़ा लकीर खींचिएगा, एक छोटा लकीर खींचिएगा, ये आपका क्या बन गया, तो ये आपका सेल बन गया। कभी कभी बोर्ड एग्जाम पूछ दिया जाता है, ठीक है, इस प्रकार क्या बन गया, तो ये आपका सेल बन गया। ठीक है, खुला स्विच कैसे बनता है, तो याद रखिए खुला स्विच कैसे बनता है, इस प्रकार से लीजिएगा, एक जो है एगो बाबा जी का डंडा खड़े कर दीजिएगा और एक इधर जो है ये आपका खुला स्विच, ये क्या हो गया, खुला स्विच। कभी बंद स्विच पूछ देता है, बंद स्विच का जो है किस प्रकार का होता है, तो बंद स्विच को क्या कीजिएगा, इसको इस प्रकार मोड़ दीजिएगा, ये बंद स्विच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो ये बंद स्विच हो जाएगा, ये बंद स्विच हो जाएगा। तो अभी खुला स्विच पूछा तो खुला स्विच इस प्रकार रखेंगे। ठीक है, चलिए अब प्रतिरोध कैसा बनता है, प्रतिरोध का फिगर अभी आपको बताया, बार बार प्रतिरोध बता रहे हैं, इस प्रकार से बनता है प्रतिरोध, ये इस प्रकार से प्रतिरोध बनता है, प्रतिरोध का फिगर इस प्रकार से बनता है। ठीक है, लिख दीजिए। आमीटर कैसे बनता है, आमीटर का फिगर कैसे बनता है, तो आमीटर का फिगर इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार गोला दे दीजिएगा बीच में और बीच में ए लिख दीजिएगा, ये हो गया आमीटर। चलिए समझ भी आ गया हमें। चलिए 10वां नंबर प्रश्न में चलते हैं। चलिए आपका ये आपका लास्ट कर देंगे, अभी और भी प्रश्न है, 2-3 प्रश्न और है। ठीक है, ये चैप्टर लंबा है इसलिए इसमें ज्यादा प्रश्न आपको मिलेगा। उसके बाद आपका है घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। कहने मतलब यह है कि घर के जो उपकरण होते हैं, घर में जो बिजली आती है उसमें श्रेणीक्रम में क्यों नहीं उपयोग करते हम लोग, यही पूछा गया है। तो सुनिएगा, श्रेणीक्रम में समान, पहले समझिए क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं करते। कहने का मतलब यह है कि घर के परिपथों में श्रेणीक्रम का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, श्रेणीक्रम में समान विद्युत धारा सभी उपकरणों में प्रवाहित होती है। कहने का मतलब यह है कि श्रेणीक्रम में इसलिए प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि श्रेणीक्रम में समान विद्युत धारा सभी उपकरणों में प्रवाहित होती है। श्रेणीक्रम से अधिक उपकरण लगाने से धीरे धीरे धारा का मान घटता जाता है, क्योंकि सभी प्रतिरोध श्रेणीक्रम में है और कुल प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक उपकरण के सिरों पर विभवांतर भिन्न होता है। कहने का मतलब यह है कि श्रेणीक्रम में हम इसलिए उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि श्रेणीक्रम में क्या होता है, धारा समान आती है, धारा जो है वह समान आती है। धारा क्या होती है, तो धारा जो है वह समान आती है और अधिक उपकरण को जोड़ने पर, अधिक उपकरणों को, कहने का मतलब है पंखा हो गया, बल्ब हो गया, है ना, एसी हो गया, कूलर, तरह तरह का चीजें, तरह तरह का उपकरण जब जोड़ देते हैं तो धारा का मान घट जाता है। किसमें, तो श्रेणीक्रम में घट जाता है, श्रेणीक्रम में जो है घट जाता है। ठीक है, क्योंकि सभी प्रतिरोध श्रेणीक्रम में है और कुल प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है। और
तरह तरह के जो है कूलर हो गया, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, ये सब जलने लगता है तो क्या होता है, तो बिजली अधिक आने लगती है। तो बिजली अधिक आने लगती है और श्रेणी क्रम में अधिक आएगी तो क्या होगा, तो घट जाएगा, ऑटोमेटिक वो घट जाएगा, धारा का मान घट जाएगा। इसलिए श्रेणी क्रम में जो है, इसलिए घरों में जो है, घरों के परिपथों में श्रेणी क्रम का यूज नहीं करते हैं, बल्कि समांतर क्रम का यूज करते हैं, समांतर क्रम का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद समझेंगे। उसके बाद हम समझ लेते हैं विद्युत टेस्टरों तथा एक मिनट रुक जाइएगा, आपका प्रश्न है, लास्ट आपका प्रश्न है आपका, कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम क्या है, समझिएगा। आपका ये लास्ट प्रश्न है, समझिए लास्ट प्रश्न आपका क्या है, कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम, एक काम हम करते हैं, कूलाम के नियम को हम छोड़ देते हैं, कूलाम के नियम को हम इसमें छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि कूलाम के नियम से बहुत ही बेहतरीन तरह से समझेंगे। इसके लिए आपके लिए अलग वीडियो लाएंगे, ठीक है, इसके लिए आपके लिए अलग वीडियो लाएंगे। तो